बचपन से लेकर आज तक हमें सिखाया जाता है पढ़ाई करो, अच्छे कॉलेज में जाओ और जॉब करो, और उससे क्या होगा, हमारा नाम होगा, सोसाइटी में हमारी इज्जत होगी और हमारे पास अच्छा खासा पैसा होगा। पर यहीं पर आता है सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम या सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। पैसे तो बचाए तैसे, उसे सही तरह से इन्वेस्ट कैसे किया जाए, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, उस पर इंटरेस्ट कैसे कमाया जाए, क्योंकि महंगाई तो हर साल 60% से बढ़ रही है। तो इसी 60% की प्रॉब्लम की वजह से मैं ये यूट्यूब चैनल शुरू कर रहा हूँ, जहाँ हम पैसों के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानेंगे, जैसे इसे सोने में इन्वेस्ट किया जाए, सेविंग्स अकाउंट में डाला जाए, करेंट अकाउंट में डाला जाए, लोन पे चढ़ा दिया जाए और बहुत सारी चीज़ें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन योर फर्स्ट मूव टू फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल इंटेलेक्ट के इस फर्स्ट वीडियो में हम जानेंगे पैसे क्रिएट कैसे किए जा रहे थे है, और बैंक इन्हीं पैसों पर इतना सारा प्रॉफिट कैसे कमा रही है। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट में हम जानेंगे मनी के कितने फॉर्म्स होते हैं। दोनों पार्ट इसी वीडियो में कवर किए जाएंगे, तो बने रहिए एंड तक। फर्स्ट, हाउ मनी इज़ क्रिएटेड। 1927 में फर्स्ट सेंट्रल बैंक की नींव रखी जा रही थी अमेरिका में। तब से ही सेंट्रल बैंक्स गवर्नमेंट्स, लॉज, पॉलिसीज और पॉलिटिशियन से भी ज़्यादा हमारे लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रही है। और स्ट्रेंज बात यह है कि हमें इसके बारे में पता भी नहीं है। सेंट्रल बैंक्स तो गवर्नमेंट का मॉनेटरी सिस्टम, मनी प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्रिएट किया गया था, पर अब हमारा सेंट्रल बैंक का रोल सिर्फ इतना ही नहीं रहा। सेंट्रल बैंक्स अब इन्फ्लेशन, इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट, मनी एंड इकोनॉमिक रिलेटेड पॉलिसीज, बैंकर टू कमर्शियल बैंक एंड गवर्नमेंट, बैंक मर्जर्स, दूसरे देशों की सेंट्रल बैंक से कनेक्ट करना और वर्ल्ड बैंक से कनेक्ट करना, और भी बहुत सारी चीज़ें करती है। चलिए वापस आ जाते हैं 1927 में। जब पूरे वर्ल्ड में सेंट्रल बैंक्स की नींव रखी जा रही थी, तब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि एक पेपर के पीस तो कोई भी एक करेंसी क्यों मान लेगा और उसे एक्सेप्ट करेगा। तभी सॉल्यूशन ये निकाला गया कि जिस देश के पास जितना गोल्ड रिजर्व होगा, वो देश उतना ही करेंसी प्रिंट कर सकेगा, जिससे महंगाई और मनी सर्कुलेशन दोनों ही कंट्रोल में रहेंगे। और तब से गोल्ड की वैल्यू और भी ज़्यादा बढ़ गई, और फिर दुनिया भर के देशों ने अपने पास गोल्ड रिजर्व्स जमा करना शुरू कर दिया। और फिर आया सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय 1944, जब पूरी दुनिया वॉर में थी और बहुत सारे ताकतवर देश जैसे यूरोप, जर्मनी अपनी पावर और गोल्ड रिजर्व्स दोनों ही खो चुके थे। और तभी एक नया सुपर पावर बन के आया अमेरिका, और अमेरिका ने ये प्रस्ताव दिया, मेरे डॉलर्स तो क्यों ना हम एक ग्लोबल वर्ल्ड वाइड करेंसी के तौर पर मान ले। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इंडिया को चाइना से कुछ खरीदना है, तो इंडिया को इंडियन रुपीज़ में नहीं या फिर चाइनीज़ युआन में भी नहीं, उसे पैसा अमेरिकन डॉलर्स में देना होगा। जिस वजह से हमें इंडिया और चाइना और इस दुनिया में जितने भी देश हैं, उन सब तो डॉलर रिजर्व्स रखना पड़ता है। और 1944 में यूएस के पास गोल्ड रिजर्व भी बहुत ज़्यादा था, एटम बॉम्ब भी था, और रिसेंटली हुए 1944 के वजह से इस दुनिया में जितने भी पावरफुल देश थे वो सब डिस्ट्रॉय हो चुके थे। इस वजह से 1944 में सब देशों को यूएस डॉलर तो ऐसा ग्लोबल करेंसी रखना पड़ गया, और तब से ही इस दुनिया में जितने भी देश है यूएस डॉलर तो ऐसा ग्लोबल करेंसी रखते हैं। और इस एग्रीमेंट को कहा गया था ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट। और उसके बाद सब सही चल रहा था, और इस दुनिया में जितने भी सेंट्रल बैंक्स थे वो यूएस डॉलर तो अपने पास ऐसा रिजर्व रखने लगे अलॉन्ग विद गोल्ड। और उस वक्त इस दुनिया में जितनी भी करेंसीज थी वो सब स्टेबल होने लगी, और इस दुनिया में इन्फ्लेशन का नामो निशान नहीं था। पर सिर्फ 1971 तक वियतनाम वॉर तो फंड करने की वजह से अमेरिका के पास जितना भी गोल्ड रिजर्व था वो सब ख़त्म हो चुका था, और खुद के डॉलर्स भी ख़त्म हो चुके थे।
और इस बात का फ़ायदा उठाने पहुंच गई दूसरी कंट्रीज़ और कहा ये लो तुम्हारे डॉलर्स और हमें दे दो गोल्ड रिज़र्व, जिससे हम अपनी करेंसीज और भी छाप सकें। और अमेरिका नहीं चाहता था कि तो एक दूसरे देश का गोल्ड रिज़र्व बढ़े और वो अपनी करेंसी तो प्रिंट करे और उसका फ्लो बढ़ाए। तब यूएस के पास इतना गोल्ड रिज़र्व था भी नहीं कि वो किसी और देश को दे सके। तो इसका सॉल्यूशन उस वक्त अमेरिकन प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट को तोड़ के निकाला। I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets. अमेरिका ने अपने फायदे के लिए बनाया था, उसी ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट को अमेरिका ने अपने फ़ायदे के लिए तोड़ दिया। यानी अब अमेरिका जितना चाहे उतना डॉलर्स प्रिंट कर सकता है बिना गोल्ड रिज़र्व तो अपने पास रखे हुए। तब इस दुनिया के सेंट्रल बैंक्स के पास जितना भी रिज़र्व था वो सब डॉलर में था और डॉलर ही गोल्ड तो बैक नहीं कर रहा, तो सारी देश की करेंसीज ने गोल्ड तो बैक करना बंद कर दिया। और इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि इस दुनिया की सारी करेंसीज बन गई फिएट करेंसी। और फिएट का मतलब होता है लेट इट बी डन, जो देश जितना चाहे उतना पैसा छाप सकता है और उस पैसे को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। तो ये होती है फिएट करेंसी, मतलब सरकार ने कह दिया कि 1000 की नोट की वैल्यू खत्म, तो उसकी वैल्यू खत्म, और कह दिया कि ये 2000 की नोट 2000 की है तो वो है। और दुनिया की करेंसीज बैक कर रही है यूएस डॉलर तो, पर पिछले कुछ सालों में डॉलर्स तो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस किया गया है, इतना कि वो ट्रिलियंस में पहुंच चुका है। और ये नोटिस दिया चाइना और रशिया ने, और उन्होंने अपना गोल्ड रिज़र्व और भी बढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि अगर यूएस पर कुछ भी मुसीबत आती है तो उनके डॉलर्स की वर्थ कम हो जाएगी और बाकी सारे देशों में जो डॉलर्स ऐसे रिज़र्व पड़े हैं उनकी भी वर्थ कम हो जाएगी और वापस से वो गोल्ड स्टैंडर्ड वाला सिस्टम भी आ सकता है। और गोल्ड रिज़र्व बढ़ने की वजह से गोल्ड सप्लाई कम हो रही है और इसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट पड़ रहा है गोल्ड के प्राइसेस पर। इसलिए पिछले कुछ सालों में हमने गोल्ड के प्राइस और भी बढ़ते हुए देखा है। बस ओवरऑल हमने ये तो जान लिया मनी की मॉडर्न हिस्ट्री क्या थी, और अब बात है मनी के प्रेजेंट पर। अब आते हैं वीडियो के सेकेंड पार्ट पर, इन विच फॉर्म्स मनी आर क्रिएटेड। बेसिकली मनी तो तीन फॉर्म में क्रिएट किया जाता है। फर्स्ट, फिजिकल फॉर्म क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट इन नोट्स एंड कॉइन्स। ये पैसा आरबीआई गवर्नमेंट के डिसीजन पर प्रिंट करती है, जैसे कि 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000 के फॉर्म में। इन पैसों को इसलिए क्रिएट किया जा रहा है कि अगर आप और मैं बैंक में या एटीएम में पैसे निकालने जाए तो बैंक या एटीएम हमें ये ना कह सके कि हमारे पास फिजिकल फॉर्म में पैसा ही नहीं है। अभी इस वक्त दुनिया में जितना भी पैसा है उसका ये फिजिकल फॉर्म वाला मनी सिर्फ 8 से 10% ही फॉर्म कर रहा है। और एक चीज़, जब भी गवर्नमेंट फिजिकल फॉर्म में मनी प्रिंट करती है तब उसका कॉस्ट ऑफ मेकिंग वर्सेस कॉस्ट ऑफ वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अदर गवर्नमेंट 2000 की नोट प्रिंट करती है तब उसका मेकिंग कॉस्ट होता है 3.54 पैसा और बाकी बचा हुआ पैसा बनता है 1996.46 रुपीज़, मतलब सीधा 99% का प्रॉफिट। और इस प्रॉफिट को कहा जाता है सेन्योरेज, और ये प्रॉफिट जाता है सीधा गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यू में। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि गवर्नमेंट इतना पैसा सिर्फ नोट प्रिंट करते ही कमा सकती है, तो वो और क्यों नहीं प्रिंट करती? रीज़न, पॉलिटिशियन एंड इन्फ्लेशन। जब गवर्नमेंट ज़्यादा पैसा प्रिंट करना शुरू कर देगी तब तरफ पॉलिटिशियन इसका ज़्यादा फ़ायदा उठाकर उन पैसों को अपने रैलीज़ में
वोट खरीदने के लिए और अय्याशी के लिए इस्तेमाल करेंगे। और वॉर्स तो भी इन्हीं पैसों से फंड किया जाएगा, जिससे वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा और भी बढ़ सकता है। और दूसरी वजह है इन्फ्लेशन। जब भी इकोनॉमी में पैसों का फ्लो बढ़ता है तब पैसों की वैल्यू घटना शुरू हो जाती है और चीज़ों की वैल्यू बढ़ने लगती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पीएम ने 20 लाख करोड़ का कोविड रिलीफ पैकेज अनाउंस किया, तब उसमें से 15 लाख करोड़ जीडीपी में से लिए गए थे और 5 लाख करोड़ की एक्स्ट्रा नोट प्रिंट की गई थी, जिस वजह से ओवरऑल 60% से हमारा इन्फ्लेशन बढ़ा और पहले ही हमारा इन्फ्लेशन रेट था 4.76%। चलिए अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर या सेकंड फॉर्म ऑफ मनी पर, प्राइवेट बैंक एंड डेट बेस्ड इकोनॉमी। इस पॉइंट तो ध्यान से सुनना, क्योंकि इस पॉइंट में मैं इकोनॉमिक और बैंकिंग का बहुत बड़ा चैप्टर सिर्फ 2 से 3 मिनट में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चलिए 3% तो लेते हैं। पहले का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी और तीसरे का नाम है सी। अब आते हैं ए के पास। ए के पास है 1000 रुपये और वो चाहता है वो उन 1000 रुपये को तो बैंक में डिपॉजिट करे और उसे सेविंग्स अकाउंट में डालकर उस पर हर साल 5 से 6% का इंटरेस्ट कमाए और वो बैंक में 1000 रुपये डिपॉजिट कर देता है। और जब बैंक के पास वो 1000 रुपये ऐसा डिपॉजिट आते हैं तब वो 1000 रुपये में से 900 रुपये लोन पर चढ़ा देता है और बाकी 100 रुपये या 10% अपने पास ऐसा रिज़र्व रख लेता है। वेट अ मिनट, वो पूरे 1000 रुपये लोन पे क्यों नहीं चढ़ाता, सिर्फ 90% क्यों चढ़ाता है? इसका आंसर है, मान लो ये अगले ही दिन बैंक के पास जाकर कहता है कि मुझे मेरे 1000 रुपये वापस चाहिए, तो बैंक ये नहीं कहता ना कि मैंने वो 1000 रुपये लोन पे चढ़ा दिए और मेरे पास वो 1000 रुपये अभी है ही नहीं, इसलिए वो 10% ऐसा रिज़र्व रखना पड़ता है। और ए जैसे और भी 100-200 बंदे होंगे जिन्होंने बैंक में डिपॉजिट किया होगा और वो अगले दिन ही आकर ये नहीं कहने वाले कि मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, तो उन लोगों तो भी 10-10% बैंक ने रिज़र्व दिया होगा, तो वही 10-10% बैंक मिलाकर उस A% तो दे देगा। इसलिए बैंक तो 10% रिज़र्व रखना ज़रूरी है। वापस आते लोन पे, बैंक उन 900 रुपये को तो लोन पे देती है पर्सन बी, तो जाहिर सी बात है पर्सन बी अब उन पैसों को खर्च करेगा और फिर वही पैसे रिटर्न आ जाएंगे बैंक के पास और फिर वही 900 रुपये में से 810 रुपये बैंक लोन पर दे देती है पर्सन सी, तो और वो भी पैसा वापस खर्च करेगा और फिर यही पैसा वापस से बैंक के पास आ जाएगा और इसी तरह ये सिस्टम चलता रहेगा जब तक बैंक उन 1000 रुपये का 6000 ना बना दे। वैसे बनाने तो 10,000 भी बना सकती है, पर RBI 1 रुपये पर 6 रुपीज़ ही बनाना अलाउ करती है। 1000 रुपयों से 6000 रुपये कैसे बनाए जा रहे हैं, वो भी लीगली। अगर यही चीज़ आप और मैं करें तो हम जेल में होंगे। और इसी तरह हमारी वर्ल्ड इकोनॉमी डॉलर बेस्ड इकोनॉमी से डेट बेस्ड इकोनॉमी बन गई है। और एक फैक्ट जानना है आपको, 2016 में अगर आपको होम लोन चाहिए था तो उस पर इंटरेस्ट रेट था 8%, और अगर आपको 2021 में होम लोन लेना है तो उस पर इंटरेस्ट रेट है 6.95%, यानी पूरा 1.5% कमी कर दिया गया है। मतलब बैंक्स चाहती है कि हम और लोन ले और उनके पास और पैसा आए और वो कंप्यूटर पर टाइप करके उन 1000 रुपये होता 6000 रुपये बना दे। और एक फैक्ट, वर्ल्ड इकोनॉमी 88 ट्रिलियन डॉलर्स थी और पूरे वर्ल्ड का डेप्थ है 258 ट्रिलियन डॉलर्स। सोचो, जस्ट थिंक, बैंक ने कितना सारा पैसा डिजिटल मनी या डेप्ट मनी बना दिया है। और अगर इस 258 ट्रिलियन डॉलर डेप्ट में से 50% भी वापस नहीं आया तो हमारी महंगाई 100% से ज़्यादा बढ़ जाएगी। ओवरऑल फर्स्ट फॉर्म ऑफ मनी या सेकंड फॉर्म ऑफ मनी तो ध्यान से देते हैं तो सेंट्रल बैंक्स तो सिर्फ एक प्रिंटिंग मशीन चाहिए पैसे बनाने के लिए, और बैंक्स तो डेप्थ और कंप्यूटर, और हमें पूरी ज़िंदगी।
और तीसरा फॉर्म है क्रिप्टो करेंसी। इस करेंसी में इतना पोटेंशियल है कि ये करेंसी हमारी इंटरप्लैनेटरी करेंसी भी बन सकती है। मींस फ्यूचर में अगर आपको अर्थ से मार्स पर पैसा भेजना है तो आप इस करेंसी से भेज सकते हो। और इस करेंसी पर मैं पूरा 1 घंटा बात कर सकता हूँ, पर आपके पास और मेरे पास दोनों के पास ही इतना समय नहीं है, इसलिए क्रिप्टो करेंसी पर हम फिर कभी बात करेंगे। और अगर आपने ये वीडियो अभी तक देख लिया है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और थैंक यू।